आपूर्ति के अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयोग में लिया जाता है? फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। इसका आंसर बी सही है, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 या V1 और माध्यम के वोल्टेज E2 या V2 के बीच क्या संबंध होता है? आपको नीचे एक चित्र भी दिखाया गया है। इसमें E1 और V1 ये प्राथमिक वोल्टेज है और इसमें IM दिखाया गया है करंट को। तो इसका आंसर है आपका, चार ऑप्शन दिए गए हैं, E1 V1 और E2 V2। बी में ऑप्शन में दिया है E1 ज़्यादा होगा V1 से, E2 ज़्यादा होगा V2 से, और तीसरा ऑप्शन है E1 कम होगा V1 से, E2 कम है V2 से। तो इसका सही आंसर है आपका ए आंसर सही है। E1 और V1 दोनों वोल्टेज आपकी बराबर होंगी प्राथमिक में, और सेकेंडरी में E2 और V2 बराबर होंगी, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर में जो इनपुट सप्लाई जाती है उतनी ही आपको आउटपुट सप्लाई मिलेगी। E1 और V1, E2 और V2 ये दोनों ही आपकी प्राइमरी सेकेंडरी में बराबर होंगे। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है? डी, बोलो। नमी प्रवेश को तब से क्यों पहले देखा। इसका आंसर है आपका डी, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार को अनुमति देता है। जो कंजर्वेटर होता है वो जब लोड ज़्यादा हो जाता है तो तेल का प्रसार होता है और मुख्य टैंक से जो तेल ऊपर उठता है, प्रसार होता है, तो और कंजर्वेटर में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है? शॉर्ट सर्किट से आप किस चीज़ का परीक्षण करते हैं? तो शॉर्ट सर्किट से आपका ए आंसर सही है, कॉपर लॉस यानी ताम्र क्षति को अपन ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करें। यदि शून्य भार पर वोल्टेज आपकी 240 है और पूर्ण भार पर 220 है तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा? इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे नो लोड वोल्टेज इंटू 100, या परसेंट में करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। तो इसका आपका सही आंसर है, इसका ऑप्शन डी सही है, 0.090 नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज, ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है, इसके द्वारा अपन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? जो कोर अपन लगाते हैं सिलिकॉन स्टील की, वो अलग अलग कोरें होती हैं, टुकड़े टुकड़ों में उसको व्यवस्थित करके एक ठोस रूप दिया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका, इसका ऑप्शन डी आंसर सही है, भंवर धारा यानी एडी करंट को कम करने के लिए कोर को अपन टुकड़ों में बनाते हैं और उसको ठोस आधार देते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको चित्र दिख रहा है, इसमें ट्रांसफार्मर की जो कूलिंग की विधि है वो कौन सी विधि बताई गई है? तो इसका आंसर सही है आपका, तेल प्राकृतिक ठंडा। इसका आंसर ए सही है, तेल के द्वारा प्राकृतिक रूप से ठंडा करने की विधि दिखाई गई है। ये चित्र आपको दिख रहा है, ऑयल नेचुरल कूलिंग है, इसमें ऑयल के द्वारा वाइंडिंग को ठंडा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन, इसका आंसर है आपका सी, इसमें कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब बराबर हो जाते हैं तो ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे ज़्यादा आपको मिलती है, उच्च मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर में बकोल्ज रिले के शीर्ष फ्लॉट स्विच का कार्य क्या होता है? जो बकोल्ज रिले होती है उसमें दो फ्लॉट होते हैं, एक ऊपर वाला स्विच होता है, एक नीचे वाला। तो उसमें जो शीर्ष वाला होता है उसका काम बताना है आपको। तो उसका काम है आपका, जब ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता है अतिभार की स्थिति में ये सक्रिय होता है ऊपर वाला फ्लॉट, और ये अलार्म को संकेत कर देता है कि अतिभार हो रहा है और इस पर से लोड कम किया जाए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान जो ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात माने एक्सएल और कम कोर हानि जो एडी करंट लॉस होता है क्यों कर रहा है? वर्तमान समय में इसका उपयोग ज़्यादातर क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी सही है कि टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, विभव ट्रांसफार्मर माने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को
पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस। आप इसको कम कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन सही है। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल, अच्छी जो गुणवत्ता अच्छी वाला गुणवत्ता वाली जो कोर है उसकी सामग्री प्रदान करके आप इसको कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड को क्यों काट दिया जाता है? ऑफ लोड माने लोड को कम करो और फिर टैप चेंजर के द्वारा ट्रांसफार्मर की वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो उसको ऑफ क्यों करना पड़ता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही है। संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, क्योंकि लोड को ऑफ कर देंगे और टैप चेंज करेंगे तो स्पार्किंग आपकी ज़्यादा होगी। कम होगी। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने एक चित्र दिखाया गया है। ये पावर ट्रांसफार्मर का किस भाग का चित्र है? आपको उसका नाम बताना है। ध्यान से देखेंगे चित्र, ये किस चीज़ का चित्र है? ट्रांसफार्मर के कौन से भाग का चित्र है? इसका ऑप्शन आपका डी सही है। इसको बकोल्ज रिले कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बकोल्ज रिले। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? ट्रांसफार्मर को ऑपरेशन में संचालित करने के लिए, समांतर में जोड़ने के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? तो इसका आंसर है आपका कला अनुक्रम, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। जब उसका फेस सीक्वेंस, आपको दो ट्रांसफार्मर को समांतर चलाएंगे तो सबसे पहली प्राथमिकता उसका फेस क्रम देखने की पड़ती है। फेस क्रम RYB दोनों का सेम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीकी का उपयोग किया जाता है? यानी जो कॉपर लॉस है उसको कम करने के लिए आप किस सामग्री का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी डी ऑप्शन इसका सही है। यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, यानी उसका चरणबद्ध तरीके से जो व्यवस्था है कोर की वो करनी पड़ेगी आपको। आपको चित्र दिख रहा है, ट्रांसफार्मर का नाम बताइए। इस चित्र में ट्रांसफार्मर का नाम बताइए। ये आप चित्र ध्यान से देखेंगे, इसका नाम बताना है आपको। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन, इसका ये ऑप्शन सही है। ये वायु कोर ट्रांसफार्मर है, इसको एयर कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। उच्च वोल्टेज को नापने के लिए अपन विभव ट्रांसफार्मर यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? जो ब्रीदर होता है वो नमी को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे रोकता है? इसका आंसर सही है आपका ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही है। सिलिका जेली का इसमें उपयोग किया जाता है ब्रीदर में, और ये ट्रांसफार्मर के अंदर नमी को रोकती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का अवलोकन किया जाता है? ओपन सर्किट के द्वारा अपन किस क्षति को ज्ञात करते हैं? तो इसका आंसर सही है आपका डी ऑप्शन इसका सही है। कोर लॉस, कोर की हानि को, आंसर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैंकल जो परीक्षण किया जाता है वो किस का निर्धारण होता है? क्रैंकल परीक्षण किस चीज़ को आप निर्धारित करते हैं? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि क्रैंकल परीक्षण के द्वारा अपन ट्रांसफार्मर के तेल में जो नमी है ऑयल में उसका परीक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी आंसर इसका सही है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 22, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ये आपको ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, चित्र में दिख रहा है, इसका नाम क्या है? ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, इसको अपन कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट बेंट
माने जो एक्सप्लोजन वेंट प्लग होता है प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। जो एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है ट्रांसफार्मर में उसका क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। तो ट्रांसफार्मर में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके जो प्रेशर होता है ऑयल का उसको दबाव को छोड़ने के लिए इसमें एक डायफ्राम लगा रहता है, वो टूट जाता है और सारा ऑयल बाहर निकल जाता है, ट्रांसफार्मर बच जाता है खराब होने से। अगला क्वेश्चन है आपका, बिजली ट्रांसफार्मर में जो बकोल्ज रिले होती है उसका कार्य क्या होता है। तो बकोल्ज रिले का काम होता है आपका ऑप्शन डी, अतिभार यानी ओवरलोड और लघुपतन माने शॉर्ट सर्किट दोनों से ये सुरक्षा देती है। बकोल्ज रिले का ये सेफ्टी डिवाइस है और इसका शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पर ये कार्य करती है और ट्रांसफार्मर को सेफ्टी है बचाती है। अगला क्वेश्चन है, क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार की और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है। यानी ट्रांसफार्मर जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, विभव ट्रांसफार्मर होता है, उसकी जो प्राथमिक तार होती है, कॉइल होती है, वो पतले तार की और अधिक टर्नों की क्यों बनाई जाती है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, आंसर इसका सही है, उच्च प्रेरण देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए होते हैं। प्राथमिक वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में क्यों जुड़ी रहती है। तो 3 फेज 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए, क्योंकि जो वितरण लाइन में आपको एक न्यूट्रल की भी व्यवस्था रहती है, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार संयोजित होती है। इसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल आपको उपलब्ध होता है, मिलता है। सिंगल फेज और 3 फेज दोनों ही प्रकार के लोड संयोजित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। जो आदर्श ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में किस प्रकार का ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो विद्युत वाहक बल है वो उत्पन्न होता है। इसका आंसर है आपका अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ, जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें, यानी कॉपर लॉस आप कैसे निकालेंगे। तो कॉपर लॉस निकालने के लिए आपको ऑप्शन सी सही है, लघु परिपथ टेस्ट यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने से आप उस ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। फेराइट कोर वाले ट्रांसफार्मर का उपयोग रेडियो के सिग्नल कलेक्ट करने यानी रेडियो रिसीवर में क्यों करते हैं। इसका आंसर है नियत हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा होता है। सिस्टमेटिक तरीके से आप अरेंजमेंट करते हैं कोर का, उसका फ़ायदा क्या होता है। इसका आंसर है आपका तांबे के उपयोग को कम करता है। इसका आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है आपका ए, सिलिका जेल।